इतिहास में जो दर्ज है वो हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी जो छुपा होता है वही सबसे बड़ा सच होता है। ईफिल टावर पेरिस का गौरव, फ्रांस की पहचान। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस विशाल लौह संरचना के नीचे एक ऐसा रहस्य दबा है जिसने सदियों से दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को अपनी तरफ खींचा है। और ये कहानी है उस रहस्य की, और एक ऐसे भारतीय युवक की जिसे अनजाने में इतिहास के सबसे गहरे राज से सामना करना पड़ा। जयपुर की एक पुरानी हवेली जिसकी दीवारें इतिहास की गवाही देती थीं, अब बस एक विरासत भर बची थी। उसी हवेली में रहता था 27 साल का आरव सिंह, एक इतिहास प्रेमी, एक खोजकर्ता। उसने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में की थी और अब शोध कर रहा था औपनिवेशिक भारत में यूरोपीय वास्तुकला पर। एक दिन अपने दादाजी की पुरानी स्टडी की सफाई करते वक्त उसे एक धूल जमी अलमारी मिली। बड़ी मुश्किल से उसने उसे खोला। अंदर एक संदूक था, लोहे का, पुराना और थोड़ा जंग लगा हुआ। ऊपर उकेरे गए निशानों में कुछ लिखा था, जी फेल, गुस्ताव एफिल। ये तो एफिल टावर का डिजाइनर था। आरव चौंक पड़ा। संदूक खोलते ही उसके हाथ एक पुरानी किताब लगी, चमड़े की जिल्द में बंधी डायरी, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, पेरिस लौह का द्वार है, उसकी चाबी वक्त नहीं खून है। डायरी में अजीब किस्से, प्रतीक और अर्ध वैज्ञानिक नोट्स थे। एक पन्ने पर टावर की आर्किटेक्चरल डिजाइन थी, लेकिन असली टावर से अलग। इसमें टावर के नीचे एक विशाल भूमिगत संरचना बनी थी। ये क्या है, कोई काल्पनिक डिजाइन? आरव ने खुद से पूछा। डायरी के बीच में एक पुराना कागज दबा था, एक ट्रेन टिकट, फ्रेंच भाषा में छपा हुआ था। गार डी लियोन, टूर एफिल, 1888। इतना पुराना टिकट इतने सही हाल में कैसे था? आरव के मन में एक ख्याल आया, क्या हो अगर एफिल टावर सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि एक दरवाजा है किसी गहरे रहस्य का। अगले ही हफ्ते आरव पेरिस के लिए रवाना हो गया। उसके पास सिर्फ एक डायरी, एक पुराना टिकट और हिम्मत थी। पेरिस पहुंचकर उसने सबसे पहले एफिल टावर की पुरानी फाइलें खंगालने की कोशिश की। नेशनल आर्काइव्स में काम करने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति, मिस्टर क्लेमेंट, जो 90 साल के थे, ने उसकी मदद की। एफिल टावर, बेटा, तुम उसके बारे में जितना जानते हो वो सिर्फ आधा सच है। तो पूरा सच क्या है? आरव ने पूछा। टावर की नींव में जो छुपा है वो दुनिया बदल सकता है, लेकिन उसे छुपाया गया था और आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो कहां है। आरव के होटल के बाहर एक महिला उसका इंतजार कर रही थी। लंबे भूरे बाल, गहरी नीली आंखें और विदेशी चेहरा। तुम आरव हो ना? उसने हिंदी में पूछा। हाँ, पर आप कौन हैं? मैं क्लो हैरिस, गुस्ताव एफिल की परपोती। क्या? तुम जो खोज रहे हो उसके जवाब मेरे पास हैं। क्लो ने उसे एक छोटा लैकेट दिखाया जिस पर वही प्रतीक बना था जो डायरी में था, त्रिकोण के भीतर लौह का गोला। ये क्या है? ये है आयरन ब्रदरहुड का चिन्ह, एक गुप्त संगठन जिसने लौह के दिल की रक्षा की है सदियों से। रात के समय क्लो और आरव एफिल टावर के पास पहुंचे। आम लोगों की नजर से दूर एक पुरानी वेंटिलेशन सुरंग के पास क्लो ने दीवार पर बने पत्थर को घुमाया। एक कोड दर्ज किया गया। धीरे धीरे दीवार हटी और उनके सामने एक भूमिगत सीढ़ियां खुल गईं। नीचे उतरते हुए उन्होंने देखा एक गोलाकार कमरा। दीवारें धातु से बनी हुई थीं। बीचों बीच एक विशाल गोला, चमकदार, सांस लेते जैसा पर धड़कता हुआ। यह है लौह का दिल। आरव उस धातु के गोले को देखकर अवाक रह गया। ये क्या करता है? ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचकर संचय करता है। ये एक जीवित धातु है, इसे छूना खतरनाक है। गुस्ताव ने इसे कहां से लाया? वो इसे हिमालय से लाया था, 1856 में। ब्रिटिश इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के बहाने वो एक गुप्त मिशन पर था। वहां एक उल्का गिरा था, यही धातु उसी से बनी है। अगले ही दिन एफिल टावर के ऊपर एक छत पर 2 परछाइयां खड़ी थीं। तो लड़का और लड़की दिल तक पहुंच चुके हैं। हमें आग का द्वार खोलना होगा इससे पहले कि वो सब समझें, और अगर वो हमें रोकें तो उनका अंत निश्चित है। आरव ने क्लो से पूछा, अगर ये इतना शक्तिशाली है तो इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इसकी कीमत है खून। इसे चलाने के लिए किसी जीवित प्राणी की ऊर्जा चाहिए, यानी ये एक बलिदान मांगता है। हाँ, यही कारण है कि इसे छुपाया गया। लेकिन अब ब्रदरहुड फिर से जाग रहा है और वो इस ऊर्जा से दुनिया को नियंत्रित करना चाहते हैं। रात को होटल के कमरे में आरव को एक चिट्ठी मिली। तुम्हें जो नहीं जानना चाहिए वही जान रहे हो।
लौट जाओ वरना इतिहास दोहराया जाएगा, लेकिन इस बार विनाश के रूप में। चिट्ठी बिना नाम की थी, लेकिन नीचे वही प्रतीक बना था, लौह का गोला। आरव को शक होने लगा कि क्लो कुछ छुपा रही है। क्या तुम सच में मेरी मदद कर रही हो? क्लो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैंने शुरुआत में तुम्हें सब कुछ नहीं बताया। मैं भी ब्रदरहुड की सदस्य थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि उनका असली उद्देश्य दुनिया पर नियंत्रण पाना है, तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया। क्लो ने बताया, अब ब्रदरहुड का नया मिशन है आग का द्वार खोलना, जो एफिल टावर के नीचे ही स्थित एक और गुप्त संरचना है। अगर वे दोनों ऊर्जा स्रोतों को मिला दें तो पूरा पेरिस खाक हो सकता है, तो हमें उन्हें रोकना होगा, आरव बोला। आरव और क्लो अब मिशन पर थे। उन्होंने टावर की सुरक्षा में सेंध लगाई, एक पुराने मैकेनिकल शाफ्ट से नीचे गए और वहां देखा ब्रदरहुड के सदस्य पहले ही आग के द्वार के पास थे। देरी हो गई, एक स्याह लबादा पहने व्यक्ति ने कहा। अब इस लौह और अग्नि के मेल से जन्म होगा नवयुग का देवता। क्लो ने एक डिवाइस निकाली, एक कंपाउंड वेपन जो गुस्ताव ने खुद डिजाइन किया था ऊर्जा को स्थिर करने के लिए। आरव, इसे दिल की धड़कन के ठीक वक्त पर उस ऊर्जा पर फेंको, और अगर चूक गया तो हम सब भस्म हो जाएंगे। धड़कन धड़कन धड़कन। आरव ने निशाना साधा और डिवाइस को फेंक दिया। धड़ाम! एक विस्फोट के साथ पूरा कमरा कांप उठा। ब्रदरहुड के सदस्य भाग खड़े हुए। लौह का दिल शांत हो गया। आग का द्वार खुद ब खुद बंद हो गया। आरव और क्लो बाहर निकले। सुबह का सूरज टावर के ऊपर से झांक रहा था। तो क्या अब सब खत्म हो गया? आरव ने पूछा। क्लो मुस्कुराई। शायद अभी शुरुआत है। आरव ने डायरी की आखिरी पंक्ति पढ़ी, जहां लौ है वहां ऊर्जा है, और जहां ऊर्जा है वहां युद्ध होगा। पेरिस की सड़कों पर सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। एफिल टावर के नीचे खड़े आरव और क्लो ने हाल ही में हुई घटनाओं को याद करते हुए एक दूसरे की ओर देखा। लौह का दिल अब शांत था, लेकिन उनके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या यह वास्तव में अंत था या किसी नए अध्याय की शुरुआत? क्लो ने आरव से कहा, हमें गुस्ताव एफिल के पुराने दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए। शायद वहां हमें कुछ और सुराग मिले। एफिल टावर की तीसरी मंजिल पर स्थित गुस्ताव एफिल का गुप्त कार्यालय अब एक संग्रहालय में बदल चुका था, लेकिन क्लो के पास एक विशेष कुंजी थी जो उन्हें एक छिपे हुए कमरे तक ले गई। वहां उन्होंने एक पुरानी तिजोरी पाई जिसमें गुस्ताव की निजी डायरी और कुछ अज्ञात उपकरण थे। डायरी में लिखा था, लौह का दिल केवल एक शुरुआत है, असली शक्ति हिमालय की गहराइयों में छिपी है। डायरी में दिए गए संकेतों के आधार पर आरव और क्लो ने भारत के हिमालय क्षेत्र की यात्रा की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में जाएंगे जहां गुस्ताव ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में समय बिताया था। गांव पहुंचने पर उन्हें एक पुराना मंदिर मिला जिसके नीचे एक गुप्त सुरंग थी। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था जिसमें एक और लौह का दिल धड़क रहा था, लेकिन यह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। जैसे ही आरव और क्लो ने उस लौह के दिल के पास कदम रखा, एक अजीब ऊर्जा ने उन्हें घेर लिया। अचानक ब्रदरहुड के बचे हुए सदस्य वहां प्रकट हुए। उनका नेता, जो अब तक छिपा हुआ था, सामने आया और बोला, तुमने पेरिस में हमें रोका, लेकिन यहां हमारी शक्ति पूर्ण है। एक भीषण युद्ध छिड़ गया। आरव और क्लो ने गुस्ताव के उपकरणों का उपयोग करके ब्रदरहुड का सामना किया। अंततः उन्होंने लौह के दिल को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। लौह के दिल को निष्क्रिय करने के लिए किसी एक को अपनी ऊर्जा त्यागनी थी। क्लो ने स्वयं को बलिदान करने का निर्णय लिया। उसने आरव से कहा, यह मेरी विरासत है, इसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है। क्लो ने लौह के दिल को छूते ही एक तेज प्रकाश फैला और वह गायब हो गई। लौह का दिल शांत हो गया और ब्रदरहुड के सदस्य भाग खड़े हुए। आरव अकेला पेरिस लौटा, लेकिन उसके पास अब गुस्ताव की डायरी, उपकरण और क्लो की यादें थीं। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को दुनिया के सामने लाएगा, लेकिन सही समय पर। उसने एफिल टावर के नीचे एक संग्रहालय की स्थापना की, जहां उसने गुस्ताव की खोजों और क्लो के बलिदान की कहानी को प्रदर्शित किया। लोग वहां आकर इस अद्भुत इतिहास से रूबरू होते। एक दिन आरव को एक अज्ञात स्रोत से एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, लौह का दिल शांत है, लेकिन आग अभी भी जल रही है। तैयार रहो, क्योंकि अगला अध्याय शुरू होने वाला है।